कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब होता क्या है? तुलनात्मक राजनीति। अब तुलना हम किसी एक लड़की की दूसरी लड़की से कर देते हैं तो कितनी जलती है वो, ऐसे ही होता है। अब ऐसे ही एक लड़का कोई लड़का से कर दे, या जैसे एक इंसान की दूसरे इंसान से कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं तुलना तो आज भी किया जाता है, तो तुलना तो पहले से भी किया जा रहा होगा। लेकिन ये जब हम नॉर्मली इंसानों की बात कर रहे होते हैं, इन्हीं लोगों से मिलकर स्टेट बना होता है, तो जब स्टेट के कंपैरिजन करते हैं हम किसी और स्टेट के साथ, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है। सिंपल, हम नॉर्मली लैंग्वेज में समझ रहे हैं इसको। लेकिन टॉपिक हमें पहले यह समझना है इंट्रोडक्शन के रूप में कि एक इंसान सामाजिक प्राणी होता है। सामाजिक प्राणी का मतलब क्या है कि एक जो इंसान है वो समाज में रहता है, वो सोशल एनिमल होता है। क्या होता है वो सोशल एनिमल। सोशल एनिमल का मतलब यह हुआ कि समाज के हम पार्ट होते हैं और समाज में हम मिलजुल के रहते हैं। लेकिन हम सामाजिक प्राणी के साथ साथ हम एक राजनीतिक प्राणी भी होते हैं, पॉलिटिकल एनिमल भी होते हैं। पॉलिटिकल एनिमल का मतलब यह है कि हम किसी स्टेट के अंदर रहते हैं। अब कोई एक ऐसा इंसान है जो बिना स्टेट के रह रहा होगा। अगर कोई बिना स्टेट के रह रहा है तो या तो वो कोई जानवर है, कुत्ते बिल्ली, इनका कोई ठिकाना नहीं होता है ना, या तो वो सुपरमैन है, या तो भाई वो भगवान है, वो तो कहीं भी रह सकते हैं। सिंपल है यहाँ पे, यानी कि स्टेट के अंदर रहने वाला हर एक इंसान राजनीतिक प्राणी, दैट मीन्स पॉलिटिकल एनिमल कहलाता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो राज्य में रहने की वजह से इंसान की जो प्रवृत्ति है, इंसान का जो नेचर है, वो इस चीज की खोज करने में लगी रही है स्टार्टिंग से। जब इंसान को यह समझ आ गई थी कि कानून क्या है, या हम पे शासन कौन करेगा, हम कैसे डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, तो लोगों ने यह खोज करना स्टार्टिंग से कर दिया था कि हमारे लिए सबसे अच्छा शासन कौन सा है, रूलिंग सिस्टम कौन सा सबसे बेहतर होगा। और इसीलिए लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग चीज़ से डिस्कवरी करना स्टार्ट कर दिया। और पूरी दुनिया में सबसे पहला बंदा हुआ एरिस्टोटल, जिसने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर कंपैरिजन किया सिस्टमैटिक वे में। इससे पहले भी कंपैरिजन हुआ करता था, लेकिन जब एरिस्टोटल ने कंपैरिजन किया, ये टोटली साइंटिफिक और सिस्टमैटिक वे में किया। इसलिए इसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर या पिता कहा जाता है। इसने सबसे पहले कर दिया, इसलिए इसको पिता कहा गया। इसके बाद जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स आए, पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थिंकर्स आए, उन्होंने कंपैरिजन किया है, नो डाउट इसके अंदर। लेकिन शुरुआत एरिस्टोटल से मानी जाती है। एरिस्टोटल ने ऐसा क्या कर दिया, एरिस्टोटल ने अपनी एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था पॉलिटिक्स। उस बुक का नाम क्या था, पॉलिटिक्स। और इस बुक के अंदर इसने अपनी विचार दिए। क्या विचार दिए, सिर्फ ये पता करने के लिए कि सबसे अच्छा गवर्नेंस यानी कि शासन कौन सा है, सिर्फ ये पता करने के लिए एरिस्टोटल ने 158 दुनिया भर के 158 कॉन्स्टिट्यूशन का यानी कि संविधान का स्टडी कर लिया, सिर्फ ये पता करने के लिए। और इसके बाद इसने बताया कि हमारे दुनिया में 3 ही शासन मिलते हैं। सबसे पहला है राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब क्या होता है, मोनार्की सिस्टम। तो मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, राजा शासन करता है, और उसी राजा के अंडर में कुछ पैसे वाले लोग, जिनको हम कुलीन तंत्र या एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, ये भी शासन कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद ये एरिस्टोक्रेसी लोग कहते हैं राजा हम पे शासन नहीं करेगा भाई, ये विद्रोह कर देते हैं, रिविलियन हो जाता है, ये राजा को हटाकर खुद सत्ता अपने पास ले लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का मतलब क्या होता है, एक ऐसा शासन व्यवस्था जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी क्या हो, एरिस्टोक्रेसी हो। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे कुलीन तंत्र, जो पैसे वाले लोग हैं, जो राजा के बिल्कुल नजदीकी हुआ करते थे, उन्होंने इस नजदीकी का फायदा उठाकर राजा को हटाया, सत्ता अपने हाथ में ले लिया, और इस तरीके से अब सरकार इनकी बन गई। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इंसान का शासन होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक इंसान का शासन होता है। लेकिन जब कुलीन तंत्र की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लोगों का शासन होता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, 5% यानी कुछ लोगों का शासन होता है, कुछ लोगों का शासन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिंगल का शासन होता है, यहाँ पे फ्यू का शासन होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि इन लोगों से भी जनता तंग आ जाती है। अब जनता विद्रोह कर देती है, मूवमेंट हो जाता है, और जनता के विद्रोह करने के बाद जनता बोलती है कि हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार आनी चाहिए, हम नहीं मानते ये सब सरकारी अत्याचारी होती हैं भाई, हम पे काफ़ी ऑप्रेस करते हैं, काफ़ी अत्याचार करते हैं। जनता के विद्रोह के बाद फाइनली आता है लोकतंत्र। जनता के विद्रोह के बाद फाइनली आता है डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले सिंगल पर्सन का शासन, उसके बाद आया फ्यू पर्सन का शासन, अब इसके बाद आएगा मैनी पर्सन का शासन। यानी कि अब यहाँ पे आते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें जनता को चॉइस मिलता है, वो वोटिंग करते हैं और चुनकर आते हैं। एरिस्टोटल ने लोकतंत्र को भीड़तंत्र कहा है। यहाँ पे करप्शन होता है, कुछ अनपढ़ लोग भी शासन में पहुंच जाते हैं। इसलिए इसने ये कहा कि जो कुलीन तंत्र वाले लोग होते हैं, ये राजा के नजदीक होते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस होता है कि देश कैसे चलाना है। इसलिए सबसे अच्छा शासन कौन सा है, ये पता करने के लिए इसने इन तीनों सिस्टम का स्टडी किया, और दुनिया भर के 158 कॉन्स्टिट्यूशन को इसने पढ़ डाला अपने टाइम पे। मानना पड़ेगा भाई, 158 है, हमें 4-5 बुक पढ़ा दो तो वो पढ़े जाते नहीं। इस बंदे ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ डाला।
अब इसके बाद इसने ये बताया कि सबसे अच्छा शासन कौन सा है। क्या बताया इसने? सबसे अच्छा शासन डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी, यानी कि कुलीनतंत्र और लोकतंत्र का जो मिश्रित रूप है, जो मिक्सअप है, वो सबसे अच्छा है। मान लो जहां पे जनता को अधिकार भी हो और पॉलिटिक्स में वही लोग हो जिनके पास एक्सपीरियंस है। जिनको पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, ऐसे तो भाई देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पढ़े लिखे जाने चाहिए पॉलिटिक्स में। इसलिए इसने सभी लोगों को नागरिकता, सिटीजन देने की बात नहीं कही। इसने कहा कि हम महिलाओं को, यानी वुमेन को, द स्लेव्स जो किसी के अंडर में काम किया करते थे उनको, बच्चों को, बूढ़े को, एंड जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, अनपढ़ हैं, इन सबको नागरिकता नहीं देंगे, यानी कि ये पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वही एक राज्य के सिटीजन होंगे, एरिस्टोक्रेसी वाले लोग, और बाकी लोगों पे ये सब मिलकर शासन करेंगे। तो इस तरीके से एरिस्टोटल ने कहा कि एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी, इन दोनों का जो मिश्रित रूप है, जो मिक्सअप है, कुलीनतंत्र और लोकतंत्र, इसी को इसने सबसे बेहतर बताया। तो इसने सबसे पहले कंपैरिजन करके ये बात कही। आज के टाइम पे बिल्कुल चेंज है। अब इसने ये बता दिया कि एरिस्टोक्रेसी, या इसने वुमेन को भी राइट्स नहीं दिए, लेकिन आज तो ऐसा है नहीं। आज तो सभी के इक्वल राइट्स है, वोटिंग का राइट सबको मिला हुआ है। हाँ, इसके लिए स्ट्रगल जरूर करना पड़ा, लेकिन वोटिंग राइट सबको दिया गया है दुनिया भर के अंदर। भारत के अंदर तो सभी को आजादी के टाइम से ही वोटिंग का राइट मिला हुआ है। अब चाहे उसको समझ है या ना समझ है, इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर अरिस्टोटल का योगदान रहा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, पूरी दुनिया के अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का डिवीजन हो गया। 1945 यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले का जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसके अंदर से गवर्नमेंट या स्टेट का स्टडी किया जाता था, इसलिए इसको ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता था। तो ट्रेडिशनल यानी कि 1945 से पहले के टाइम में सिर्फ गवर्नमेंट और स्टेट का स्टडी किया जाता था, और जिसका संबंध से पॉलिटिक्स से सिर्फ उनकी ही बात की जाती थी और उनका ही कंपैरिजन किया जाता था। लेकिन 1945 के बाद जो नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जिनका संबंध इतना पॉलिटिक्स से नहीं भी है, चाहे इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, यानी कि उन सभी कम्युनिटी का भी स्टडी किया जाने लग गया इसके अंदर 1945 के बाद, जिनको अभी तक इग्नोर किया जाता था। यानी कह सकते हो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले इसका जो स्कोप है, जो क्षेत्र है इसका, वो काफ़ी लिमिटेड हुआ करता था, सिर्फ गवर्नमेंट और स्टेट की बात। लेकिन 1945 के बाद इसका स्कोप काफ़ी बढ़ गया। इसी को हम फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं कि इसके जो स्वरूप है, इसका जो नेचर है, इसमें चेंज आ गया। चलिए अब हम ये समझते हैं कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे दो चीज़ है, ध्यान रखना। एक कंपैरेटिव गवर्नमेंट है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, यानी कि तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति। इन दोनों का मतलब अलग अलग है या एक ही है? पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, जब भी बात आई कंपैरेटिव गवर्नमेंट की, यानी कि तुलनात्मक शासन, शासन का मतलब यहाँ पे हिंदी में सरकार भी होता है। तो पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, तुलनात्मक शासन या तुलनात्मक सरकार, इंग्लिश में कहें तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट का मतलब ये होता है सरकार के जो पार्ट हैं, जिससे सरकार मिलकर बना है, उनका स्टडी करना। और सरकार किससे मिलकर बनी है? सरकार बनी है लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, पार्लियामेंट, संसद, एंड एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल यानी कि सभी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को ही हम कार्यपालिका कहते हैं। एग्जीक्यूटिव जिसमें राष्ट्रपति वगैरह सब आ जाते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव। एंड इसके बाद हमारा जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। इन तीनों को मिलाकर बनी है हमारी गवर्नमेंट। इसलिए तुलनात्मक शासन या तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ इन तीनों का स्टडी किया जाता है। क्लियर है यहाँ पे? तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट का मतलब ये होता है। अब बात करते हैं हम तुलनात्मक राजनीति। शासन तो हम समझ गए, अब बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, और साथ ही इनका स्टडी करना कि लोग किस चीज को देख के वोट देते हैं, लोगों का बिहेवियर क्या है, पॉलिटिकल नेचर क्या है, यानी कि इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन का प्रोसेस, इन सभी को स्टडी किया जाता है, जिससे कि लोग चुनकर शासन में आते हैं। यानी कि इन लोगों का पूरा प्रोसेस क्या है, उसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्टडी किया जाता है। और चुनकर आ जाने के बाद जब ये सारे बन जाते हैं, लेजिस्लेटिव बन जाती है एंड एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो इनका मेनली काम क्या होता है? तो सिंपल ये स्टडी किया जाता है कंपैरेटिव गवर्नमेंट में, और इनका जो प्रोसेस है वो स्टडी किया जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग होता क्या है। चलिए अब हम ये समझते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में बस छोटा सा डिफरेंस है, ये चीज हमने समझ लिया। लेकिन अब हम इनको एक मानते हुए ये समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स का मतलब होता है एक देश की सरकार का दूसरे देश की सरकार से तुलना करना। तुलना किस क्षेत्र में करना? पॉलिटिक्स में, वहाँ की गवर्नमेंट से, प्रोसेस में, और ये पता लगाना कि उस देश के अंदर क्या बेहतर है और हमारे देश के अंदर क्या बेहतर हो सकता है। जो उस देश में है वो हमारे देश में नहीं है, क्या उस देश से हम उन बातों को ले सकते हैं जो हमारे लिए सही है। जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का प्रोसेस है वो दिसंबर 1946 से ही स्टार्ट हो चुका था। तो इसीलिए हमारे देश के नेताओं ने क्या किया, अलग अलग देशों की यात्राएं करी ताकि वहाँ से हमें कुछ
मिले जो हमारे देश के काम आ जाए, उनका कंपैरिजन किया, क्या जो कानून वहाँ पे सक्सेस है क्या हमारे देश में भी सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इनका ही कंपैरिजन किया। और इसमें ही लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हमें, तभी तो हमारा संविधान इतना बड़ा बन पाया। और 1935 के एक्ट से भी, जो अंग्रेजों के टाइम पे बना था, उससे भी हमने 250 आर्टिकल एज इट इज सेम अपने संविधान में डाल दिया। और कुछ हमने दुनिया भर के देशों से, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स ले लिया, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज से हमने रसिया से ले लिया, एंड DPSP हमने आयरलैंड से ले लिया। तो अलग अलग कंट्री से हमने जो भी सही लगा हमने उसको अपने देश में शामिल कर लिया। तो करने में भाई बहुत मोटा खर्चा आ गया था उस टाइम पे। अगर मैं खर्चा बताऊं आपको तो 63,96,729 रुपये खर्चा आया था हमारे संविधान को बनाने में। उस टाइम की बात है, 63 लाख यानी कि 63 लाख रुपीस, इतना मोटा खर्चा हमारे संविधान को बनाने में आ गया था उस टाइम। आज तो भाई अरब में पहुंच जाएगा ये। इसीलिए एक देश के संविधान के दूसरे संविधान को हम कंपैरिजन करते हैं ताकि बेहतर क्या हो सकता है हमारे देश के लिए। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, तुलना करना, ये हमें समझ में आ गया है। लेकिन तुलना किस चीज में करना, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिक्स में तुलना करना, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल का प्रोसेस एंड इलेक्शन का प्रोसेस, इन सब की तुलना करना, एंड गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार का रूल क्या है, सरकार कैसे काम करती है, इनका तुलना करना। यानी सिंपल है, जो इसका वर्ड है, इस बुक का नाम ही है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स का कंपैरिजन करना एंड गवर्नमेंट का कंपैरिजन करना। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो नॉर्मली अपने लैंग्वेज में मीनिंग समझ लेने के बाद, जिससे आप इंट्रोडक्शन सॉलिड बना सकते हो। अब जो थिंकर के व्यूज हैं बॉस, अगर आपने इनका नाम नहीं लिखा ना, इन थिंकर्स ने क्या अपने स्टेटमेंट दिए हैं, तो मार्क्स कट जाएगा आपका। इसलिए आपको थिंकर के अब अच्छे से व्यूज को समझना है। चलिए अब आपको मैं ये भी समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, वोलेंडल ने क्या कहा है इसके बारे में, तुलनात्मक सरकार या शासन विश्व की राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों, प्रतिमानों का मतलब क्या होता है, टाइप्स, यानी कि प्रकार का अध्ययन है। यानी कि गवर्नमेंट का रूप क्या है पूरी दुनिया के अंदर, कितने टाइप्स के हैं। कहीं कहीं पे प्रेसिडेंशियल रूप होता है, कहीं पार्लियामेंट्री रूप होता है। तो आपको मैं ये दोनों समझा देता हूं कि सरकार का रूप क्या क्या होता है। कहीं कहीं पार्लियामेंट्री, जिसको हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं, जो भारत के अंदर है, और दूसरा है प्रेसिडेंशियल रूप। ये दोनों ही सबसे फेमस है पूरी दुनिया के अंदर। भारत के अंदर सिस्टम क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जहां पे सरकार यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका हेड PM होता है, उसका हेड PM होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर PM के साथ मिलकर पूरा देश चलाते हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो हमारे जो हाउस है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से किसी का मेंबर होना कंपलसरी है। और वो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का ही मेंबर नहीं होता तो उसको रिजाइन करना, इस्तीफा देना पड़ जाता है। समझे, यानी कि भारत के अंदर मिनिस्टर बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का मेंबर होना कंपलसरी है। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन वो इलेक्शन भी हार गए थे अपना लोकसभा का। तो अब क्या हुआ, असम की सीट खाली करवाई गई और उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, तब जाके भारत के प्रधानमंत्री बन पाए। यानी प्रधानमंत्री बनना हो या मंत्री बनना हो, आपको दोनों में से किसी एक का मेंबर होना कंपलसरी, तभी कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इसी को कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। और गवर्नमेंट यानी कि सरकार का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी कि राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। इसको कहते हैं संसदीय शासन व्यवस्था या पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेकिन अब बात आती है प्रेसिडेंशियल रूल, जिसको हिंदी में कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। क्या कहते हैं इसको, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। देखो अध्यक्षात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल शासन व्यवस्था, अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, तो पूरा देश का मालिक है और सरकार का मालिक है, वो दोनों एक होगा। यानी भारत के अंदर क्या है, गवर्नमेंट का हेड PM है, एंड स्टेट जितने भी राज्य हैं उन सब का हेड बनाया गया प्रेसिडेंट को। लेकिन ये प्रेसिडेंट भारत के अंदर नॉमिनल है, इसकी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्राइम मिनिस्टर जो कहेगा वही प्रेसिडेंट करता है। तो अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल रूल है, और प्रेसिडेंशियल रूल पार्लियामेंट्री रूल से ठीक अपोजिट होता है। इसमें अपोजिट का मतलब क्या है, देखिए आपको समझाता हूं। जैसे कि हमने यहाँ पे समझा कि भारत में मंत्री बनने के लिए दोनों में से किसी एक का मेंबर होना जरूरी है, लोकसभा या राज्यसभा का हो। वैसे ही सेम अगर हम अमेरिका की बात करें, प्रेसिडेंशियल रूल के अंदर, दुनिया में जहां भी प्रेसिडेंशियल रूल है उन देशों के अंदर क्या होता है कि जिसको भी मिनिस्टर बनना है वो उस देश की पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं होना चाहिए। भारत के अंदर मेंबर होना चाहिए, अमेरिका में मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो मेंबर है और मिनिस्टर बन गया तो उसको रिजाइन देना पड़ जाएगा। जैसे कि अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहा जाता है, और कांग्रेस के वहाँ पे 2 हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि उसका लोअर हाउस है जिसको भारत में लोकसभा कहते हैं, और दूसरा है सीनेट। सीनेट मतलब अपर हाउस जिसको भारत में राज्यसभा कहते हैं। तो वहाँ पे अगर इन दोनों में से किसी का भी कोई मेंबर है और वो मिनिस्टर बन गया है तो भाई उसको रिजाइन करना पड़ जाएगा। प्रेसिडेंशियल रूल का मतलब होता है जिसको प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से मंत्री बनाएगा, वो दोनों में से किसी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। और अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट का हेड भी प्रेसिडेंट होता है और स्टेट का हेड भी प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता ही नहीं है। क्लियर है यहाँ पे। इस तरीके से प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री रूल में जो डिफरेंस है आपको ये पता होना चाहिए।
इसलिए इसने कहा ब्लूमेंडल ने कि तुलनात्मक सरकार यानी कि इसमें क्या होता है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर हम सरकार के रूपों का अध्ययन करते हैं कि किस देश के अंदर पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था है और किस देश के अंदर प्रेसिडेंशियल यानी कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। क्लियर है यहाँ पे? तो इन्होंने ये बताया। एंड इसके बाद क्या है, एम कर्टिस ने लिखा है। एम कर्टिस का क्या कहना है कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और असमानताओं में तुलनात्मक अध्ययन से संबंध रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि तुलनात्मक राजनीति क्या करती है कि जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं, जहाँ पे भी कोई नियम बनता है, रेगुलेटरीज है या जो भी नियम बनाया जा रहा है, उनका क्या बिहेवियर है, इन सभी का स्टडी करती है कि हमारे देश में और उस देश के अंदर क्या इक्वालिटीज है और क्या इनइक्वालिटीज है। तो इनका ही स्टडी किया जाता है। मान लो जब हम इंडिया की अमेरिका से, जर्मनी से, ब्राजील से, फ्रांस से, किसी से हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो देखते हैं हम कि हमारे और उस देश में क्या इक्वालिटी है और क्या इनइक्वालिटी है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। तो ये कहना है कर्टिस का। क्लियर है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन मैंने दी हुई है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे इसको रट मारना भाई, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा में होता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट एज इट इज ये थिंकर्स देते हैं। इसलिए अगर आप इसको लिखते हो तो बेहतर आपको मार्क्स मिलेंगे इसमें। इसके बाद क्या है, जीके रॉबर्ट्स ने क्या लिखा है, देखिए, तुलनात्मक सरकार या शासन का प्रयोग राज्यों यानी कि स्टेट और स्टेट की जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको कंपैरिजन करना, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उन सभी का स्टडी करना ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है। यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर स्टेट और स्टेट के जितने भी इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाएं हैं जिनसे मिलाकर स्टेट बना हुआ है हमारे, जैसे कि पॉपुलेशन हो गई, टेरिटरी हो गई, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी, संप्रभुता, इन सब का स्टडी किया जाता है। एंड साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, इन सब का स्टडी किया जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर। तो तुलनात्मक शासन गैर राजनीतिक संस्थाओं जैसे कि कबीलों, निजी संस्थाओं यानी प्राइवेट सेक्टर के जितने भी एनजीओ वगैरह हैं अब इनको भी स्टडी करने लगे हैं। तो इनकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं पूरी डेफिनेशन है। तो अब इस डेफिनेशन को सही से याद रखना, रॉबर्ट्स ने कहा है। क्लियर है? यहाँ पे मैंने इंग्लिश मीडियम में भी बता दिया है। तो इसके बाद कुछ और भी डेफिनेशन है, जैसे कि वैनवंती ने क्या कहा है कि तुलनात्मक राजनीति सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल सिस्टम के उन तत्वों की पहचान और व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों तथा उसके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करती है। देखो, पॉलिटिक्स और सोसाइटी दोनों का बहुत गहरा रिलेशन है, क्योंकि सोसाइटी के द्वारा ही पॉलिटिक्स का निर्माण किया जाता है। देखो, स्टेट को लोगों ने बनाया है और गवर्नमेंट जो है उसको भी लोगों ने ही बनाया है। इसलिए वैनवंती यहाँ पे क्या कहते हैं कि इनकी ही पहचान की जाती है और इन दोनों पॉलिटिक्स और सोसाइटी का स्टडी किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है एक देश से दूसरे देश के बीच में। इसी को कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वैनवंती के अनुसार। एंड इसके बाद क्या है, एडवर्ड फ्रीमैन, इनका क्या कहना है कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं यानी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और सरकार के अलग अलग प्रकार यानी कि जितने भी गवर्नमेंट के टाइप्स हैं उन सभी का स्टडी करना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है। तो ये हो गया फ्रीमैन के अनुसार। इसके बाद एक थिंकर और है जिसने अपनी बुक के अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को डिफाइन किया, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको थोड़ा सही से समझ लेना और इसको थोड़ा अपने आंसर में अच्छे से मेंशन करना। देखिए, माइकल कर्टिस ने अपनी बुक कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एन इंट्रोडक्टरी एसे इन पॉलिटिकल साइंस, इस बुक के अंदर इन्होंने डिफाइन किया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट को। क्या कहा इन्होंने कि तुलनात्मक राजनीति का सरोकार यानी कि संबंध ऐसे राजनीतिक व्यवहार यानी कि इसके अंदर पॉलिटिकल बिहेवियर का स्टडी किया जाता है एक देश के दूसरे देश से, एंड उन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन संस्थाओं का जिससे पॉलिटिकल पार्टीज हो गई एंड हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं एंड कैसे वो वर्क करते हैं, इसका स्टडी किया जाता है। प्रक्रियाओं यानी कि उस देश का प्रोसेस क्या है, इलेक्शन का या काम करने का, इनका भी स्टडी किया जाता है। उस देश की आइडियोलॉजी क्या है जो हमारे देश की आइडियोलॉजी से अलग है, इसका भी स्टडी किया जाता है। उस देश में शासन व्यवस्था जो है वो हमारे देश से कितनी अलग है, वैल्यूज क्या है उस देश की, इन सब का स्टडी किया जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि इन्होंने अपनी बुक में बताया जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट का जो मीनिंग है और जो डेफिनेशन है ये हमने समझ लिया है।